आज हम लोग लोहे का निष्कर्षण करेंगे, अर्थात लौह धातु को शुद्ध करने की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। और लौह धातु को जब शुद्ध करते हैं उसमें से कुछ विशेष स्टेप फॉलो किए जाते हैं। मैं सबसे पहले बता देता हूं कि कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं और फिर इसको पढ़ते हैं। बेटा हम लोग अगर लोहे के निष्कर्षण की बात करें तो सबसे पहले बेटा आपको लोहे का लाना होगा अयस्क। वैसे तो लोहे के कुछ विशेष अयस्क हैं, जैसे हीमेटाइट, एक और है मैग्नेटाइट, एक और है सिडेराइट, ये और एक और अयस्क आता है आयरन पायराइड्स, जिसको मूर्खों का सोना भी कहते हैं। तो आप इतने प्रकार के लोहे के अयस्कों को पाते हो, और जब लोहे के अयस्कों को पाते हो तो देखो आप उस पर कौन कौन से प्रोसेस को कंप्लीट करवाते हो। आप सबसे पहले लोहे के अयस्क पर करवाते हो सांद्रण। ध्यान रखने वाली बात है, लोहे का क्योंकि अयस्क है, इसका सांद्रण दो प्रकार से कराया जा सकता है। पहला चुंबकीय पृथक्करण विधि। जानते हो चुंबकीय पृथक्करण विधि से क्यों कराया जा सकता है? क्योंकि लोहे के अयस्क चुंबक द्वारा क्या होते हैं? आकर्षित। इसलिए लोहे के अयस्कों का सांद्रण तो आप चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा भी करा सकते हैं। हाँ, एक और विधि है जिससे लोहे के अयस्कों का सांद्रण करवाया जा सकता है, इसका नाम है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। अगर कोई हमसे ये भी पूछ लेता है कि आखिर लोहे के अयस्क का सांद्रण गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा क्यों कराया जाए, तो आप बताओगे क्योंकि लोहा एक ऐसा धातु है जिसका वजन अशुद्ध की अपेक्षा काफी अधिक होता है। क्योंकि अयस्क का, धातु का वजन काफी अधिक होता है और अशुद्धियों का वजन कम होता है, हम इसका सांद्रण गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा भी करवा सकते हैं। और चुंबक द्वारा आकर्षित होने के कारण चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा करवा सकते हैं। तो लोहे का अयस्क का सांद्रण दो विधियों द्वारा कराया जा सकता है, पहला गुरुत्वीय पृथक्करण और दूसरा चुंबकीय पृथक्करण। नेक्स्ट पे चलेंगे। जैसे ही हम धातु का सांद्रण करवा लेते हैं, सांद्रण के बाद हमें करवाना पड़ता है निस्तापन। और आप सभी जानते हैं कि वायु की अनुपस्थिति में अगर अयस्क को गर्म किया जाए गलनांक से कम ताप पर, तो आप ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलते हो? निस्तापन। जब लोहे के अयस्क का निस्तापन हो जाता है, जरूरी रहता है कि हम उसका क्या करवाएं? भर्जन। भर्जन क्यों करवाया जाए? किसी भी अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में बदलने के लिए। इसके बाद जब भर्जन हो जाता है तो बात आती है कि अब क्या कराएं? प्रगलन। अच्छा, प्रगलन में सिद्ध क्या क्यों करवाते हो? और अगलनीय अशुद्धि को दूर करने के लिए करवाते हैं क्या? प्रगलन। दो चीजें होती हैं प्रगलन में। एक तो अयस्क में पाई जाने वाली अगलनीय अशुद्धि, अर्थात जिस अशुद्धि को पिघलाकर अलग नहीं कर सकते उस अशुद्धि को खत्म करेंगे। और दूसरा, जो भी ऑक्साइड अयस्क हमको मिला है, निस्तापन और भर्जन की प्रक्रिया से उस ऑक्साइड अयस्क का अपचयन करवाएंगे। कोई पूछता है कि सर जी जब आप प्रगलन करवाओगे कौन सी भट्ठी को यूज कर सकते हैं? तो बेटा हम यूज कर सकते हैं परावर्तनी भट्ठी और वात्या भट्ठी को। तो हम इस प्रोसेस में वात्या भट्ठी को प्रयोग करेंगे, जिसका कि सचित्र वर्णन भी आता है अपने कोर्स में। तो एक बार सचित्र वर्णन भी हो जाएगा वात्या भट्ठी का। लास्ट में बात आती है, सर जी जब भी आपने वात्या भट्ठी पर प्रगलन करवाया लोहा शुद्ध हो गया? हाँ भैया शुद्ध हो गया। और इस शुद्ध हुए लोहे को कहते हैं कच्चा लोहा। कच्चे लोहे पर अगर थोड़ा सा और अच्छा ध्यान दिया जाए तो कच्चे लोहे पर लोहे की मात्रा होती है 95%, 95% तो लोहा होता है। इसके बाद बचा हुआ 5% में से 4 से 4.5% होता है कार्बन, और बाकी के शेष अशुद्धियों में से सिलिकॉन, फास्फोरस, आर्सेनिक, मैग्नीज, सल्फर आदि अशुद्धियां पाई जाती हैं। और ऐसे लोहे को कच्चा लोहा तो कहते ही हैं। एक और इसे नाम से जानते हैं पिग आयरन। तो ध्यान रखने वाली बात है, कच्चे लोहे को ही पिग आयरन कहते हैं। और इस कच्चे लोहे को आप डायरेक्टली यूज में नहीं ला सकते हो, तो जरूरी होता है कि हम कच्चे लोहे को 3 प्रकार के अलग अलग टाइप के लोहे में चेंज कर लें। तो कहता है सर जी कच्चे लोहे से कौन कौन सा लोहा बना सकते हो? कच्चे लोहे से बनाया जा सकता है पहले प्रकार का लोहा ढलवा लोहा। कच्चे लोहे से दूसरे प्रकार का लोहा बनवा सकते हैं पिटवा लोहा। और बेटा कच्चे लोहे से एक और पदार्थ बन सकता है जिसे कहते हैं इस्पात, या बेटा इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टील। तो इस्पात या स्टील, कच्चा लोहा, सॉरी इस्पात या स्टील, ढलवा लोहा और पिटवा लोहा, ये लोहे के ही 3 रूप हैं। क्योंकि आप जान गए कि हमें कौन कौन से प्रोसेस यूज में लाने हैं। भैया एक एक प्रोसेस को यूज करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने क्या लिख रखा है
कि वैसे तो लोहे के बहुत सारे अयस्क हैं, लेकिन हम आज जो यूज करने वाले हैं वो हम लोहे का एक अयस्क आता है हीमेटाइट, हम हीमेटाइट का प्रयोग करने वाले हैं। अच्छा, कोई पूछेगा सर जी हीमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? तो हीमेटाइट के फॉर्मूले को याद रखना है तुम्हें। हीमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3, इसको ध्यान रखना है। हालांकि एक अयस्क और भी है, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर बाद। तो आज हम लोग जिस अयस्क से लोहे को शुद्ध करने जा रहे हैं उस अयस्क का नाम है हीमेटाइट और फॉर्मूला होता है Fe2O3। और आपको ये बात तो पहले से ही पता है कि हम सबसे पहले अयस्क का क्या कराने वाले हैं? सांद्रण। और क्या तुमको ये बात मालूम है अयस्क का सांद्रण, लोहे के अयस्क का सांद्रण कितनी विधियों से कराया जा सकता है? 2 विधियों से। तो हम यहां लिख देंगे कि इसका सांद्रण 2 विधियों द्वारा कराया जा सकता है। 2 विधियों, अर्थात लोहे का कोई अयस्क अगर आपको मिलेगा तो आप ये बताओगे भैया हम इसका सांद्रण 2 विधियों द्वारा करा सकते हैं, कराया जा सकता है। पूछता है कौन कौन सी ऐसी विधि है जिससे आप करवा सकते हो? तो मैं पहले नंबर पे बताऊंगा कि भैया पहली विधि तो है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। अगर आप इस विधि से चाहें गुरुत्वीय पृथक्करण, यह पहली ऐसी विधि है जिससे अयस्क को सांद्रित करवा सकते हो। ध्यान रखने वाली बात है, अगर आप इस चीज को याद कर सकते हो, तैयार रख सकते हो, तो याद कर लो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा हम जिस अयस्क को सांद्रण कराते हैं बेटा उसका नाम है हीमेटाइट। और कोई पूछता है फॉर्मूला क्या होता है? भैया फॉर्मूला जस्ट तुम्हारे बगल में लिखा हुआ है Fe2O3। कोई पूछता है क्या एक और विधि थी? हाँ भैया एक और विधि थी सेकंड नंबर पर, जिससे आप लोहे के अयस्क को सांद्रित करा सकते थे। सेकंड विधि का नाम है चुंबकीय पृथक्करण विधि। और चुंबकीय पृथक्करण विधि से अगर आपसे पूछ लेता है क्या कोई ऐसा अयस्क है जिसका नाम बता सकते हो कि जिसको हम चुंबकीय पृथक्करण विधि से अलग कर लें या सांद्रित करवा लें? बिल्कुल नाम बता दो, मैग्नेटाइट। और बेटा कोई फॉर्मूला पूछे, मैं फॉर्मूला यहां लिखे देता हूं Fe3O4। ये मैग्नेटाइट एक ऐसा अयस्क है, अगर आपको मैग्नेटाइट अयस्क मिलता है तो आप सांद्रण करवाइए अयस्क का, लेकिन चुंबकीय पृथक्करण विधि से। अगर आपको अयस्क के रूप में हीमेटाइट मिलता है तो हीमेटाइट अयस्क का सांद्रण करवाइए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से। अच्छा, अगर इस बात को याद भी रखना चाहो, देखो ऐसे याद कर लो, मैग्नेटाइट मैग्नेटिक शब्द से बना हुआ है। भाई मैग्नेटाइट शब्द कहां से लिया गया है? मैग्नेटिक। और मैग्नेटिक का अर्थ ही होता है चुंबकीय प्रवृत्ति वाला पदार्थ, क्योंकि मैग्नेटाइट में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, इसलिए हम इसको सांद्रित कराते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि से। और देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, इसको याद रखो, ये दोनों ही विधियां आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। तो जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप इन दोनों ही विधियों को शॉर्ट फॉर्म में इसकी कुछ बातें बताओगे। जैसे क्या बताओगे? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा हीमेटाइट को सांद्रित कराने के लिए हीमेटाइट के अयस्क को महीन चूर्ण की भांति पीसकर इसे जल की तेज धारा में क्या किया जाता है? बहाया जाता है। अशुद्धियों के कण हल्के होने के कारण पानी की तेज धारा में बह जाते हैं, लेकिन अयस्क के कण भारी होने के कारण खांचेदार स्थानों पर फंस जाते हैं। फिर लिखोगे चुंबकीय पृथक्करण विधि, इसमें भी थोड़ी सी बात बताओगे कि इस विधि द्वारा हम मैग्नेटाइट को एक हॉपर द्वारा या कप कोन व्यवस्था द्वारा सबसे पहले अयस्क को महीन चूर्ण की भांति पीसते हुए एक चालक पट्टे पर गिराते हैं। यह चालक पट्टा चुंबकित पहिए की ओर गति करते हुए जाता है। अशुद्धियां विचुंबकित होने के कारण चुंबकीय पहिए से दूर जा गिरती हैं, जबकि अयस्क में चुंबकत्व का गुण होने की वजह से अयस्क चुंबक द्वारा आकर्षित होकर चुंबकीय पहिए के पास गिर जाता है। तो कम से कम इतनी बातें, दोनों में से ही कुछ कुछ बातें एक्सप्लेन करोगे। हम क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहे? बिकॉज क्योंकि हम भैया इसको पहले से तुमको बता चुके हैं, तो अपना टाइम भी बर्बाद नहीं होने वाला है। तो अयस्क का संघनन की विधियां जान गए ना?
कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है मैग्नेटाइट अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा कराया जाता है, तो नाम से ही समझ जाओ मैग्नेटाइट बना है मैग्नेटिक शब्द से, और मैग्नेटिक इंप्योरिटी, मैग्नेटिक अयस्क को और को या मैग्नेटिक इंप्योरिटी अगर दूर करनी होती तो उसके लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि यूज में आती है। पूछता है हीमेटाइट अयस्क का क्या करवाते, तो हम बताएंगे इसका प्रयोग करोगे या इसका सांद्रण करवाओगे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा। तो भैया पहला स्टेप तो निपटा दिया हम लोगों ने, कौन सा, सांद्रण। अब आ जाते हैं काहे पर, निस्तापन पर। वैसे तो बेटा तुम लोगों ने निस्तापन को अच्छे ढंग से परिभाषित कर रखा है। निस्तापन के लिए अयस्क में से दो बातें याद रखनी होती हैं, एक तो वायु की अनुपस्थिति होनी चाहिए और दूसरा गलनांक से ताप कैसा रहना चाहिए, कम। तो मैं बताता हूं, देखो कैसे क्या करना है, लिखना है, देखो बताएंगे। सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क का अर्थ होता है सांद्रण की प्रक्रिया से प्राप्त अयस्क को, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर गर्म करने पर निम्न अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, निम्न अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। अब जैसे कौन कौन से अभिक्रिया संपन्न होती है ये भी बात बताने लायक है। तो भैया एक अयस्क का सूत्र देखो मैं लिखे देता हूं, Fe2O3 इंटू 3H2O। सोचो हमारे पास ये अयस्क है और अयस्क का हमें करवाना है निस्तापन। तो निस्तापन में तो तुमने ये याद ही रखी है, निस्तापन जल को अलग कर देता है, गैसीय शुद्धियों को अलग कर देता है। ध्यान से देखना बेटा, इसमें जल की अशुद्धि पाई जा रही ना, तो जैसे ही इसको आप गर्म करोगे वायु की अनुपस्थिति में और गलनांक से कम ताप पर, इससे जल की अशुद्धि हो जाएगी दूर। तो भैया जल की अशुद्धि हो गई 3H2O के फॉर्म में अलग, और हमारे पास केवल पदार्थ बचा है Fe2O3। अच्छा, लोहे का एक और अयस्क पाया जाता है हमारे पास, FeCO3। इसको बेटा सिडेराइट बोलते हैं, नाम तैयार रख लेना, सिडेराइट। और इसको अगर गर्म करते हो वायु की अनुपस्थिति में, तो बेटा देखो जरा यहां से कोई क्या गैस की अशुद्धि दूर हो सकती है। अगर गैस की अशुद्धि के बारे में सोचोगे तो तुमको एक गैस का नाम याद आ रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नहीं याद आ रही? अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यहां से हटा दिया जाए, मेरे पास क्या बचेगा, FeO। बेटा मैं बस इतना तुमको जोड़ दूंगा, थोड़ा सा याद रखने की बात, कि आपने जैसे ही निस्तापन करवाया है, देखो आपके पास जो अशुद्धि थी वो लोहे का ऑक्साइड के रूप में मिल गई, अर्थात आपका जो धातु था ये कौन से फॉर्म में चेंज हो गया, ऑक्साइड में चेंज हो गया। याद रखना इस बात को। निस्तापन से अयस्क को कौन से रूप में चेंज कर लेते हैं, ऑक्साइड के रूप में चेंज कर लेते हैं। लेकिन ऑक्साइड से ही हमारा काम नहीं बनेगा, हमें तो निस्तापन के बाद एक और प्रोसेस करवाना था जिसका नाम था भर्जन। तो भैया एक काम कर लेते हैं, नीचे हेडिंग डाल देते हैं कि भर्जन प्रक्रिया। अच्छा, भर्जन में तो याद होगा कि सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे और टेम्परेचर अभी भी गलनांक से कम रखेंगे। तो भर्जन को भी लिख देते हैं, अयस्क को, या ऐसे लिख देते हैं कि निस्तापन के पश्चात अयस्क को, या निस्तापन के पश्चात न लिख सकते तो लिख देते हैं निस्तापित अयस्क को। वायु की उपस्थिति में जो भी आपके पास निस्तापित अयस्क है उसको वायु की उपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर गर्म करने
की विधि भर्जन कहलाती है। गर्म करने की विधि भर्जन कहलाती है। अब देखो भर्जन का तो हमने सबसे पहले परिभाषा ही लिख दिया। भर्जन में अगर पुरानी बातों को याद करो तो तुमको एक बात याद होगी कि भर्जन प्रक्रिया से सल्फर की अशुद्धि दूर हो जाती है। किस रूप में? सल्फर डाइऑक्साइड में। आर्सेनिक की अशुद्धि दूर हो जाती है, फास्फोरस की अशुद्धि दूर हो जाती है, और एक अशुद्धि दूर हो जाती है एंटीमनी की अशुद्धि। तो बस लास्ट में ये वाली बात लिख दे, भर्जन कहलाती है इस प्रक्रिया से सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक व एंटीमनी की अशुद्धि दूर होती है, की अशुद्धि दूर होती है। वैसे तो आपको लिख करके आ जाना है, केवल ऐसे ही आपका पूरा काम चल जाएगा। लेकिन अगर तुमको लगे कि सर जी हमको तो अभिक्रियाएं लिखनी चाहिए थी, अरे बिल्कुल लिख सकते हो। देखो कैसे, सल्फर को वायु की उपस्थिति में गर्म करोगे तो वायु का मतलब O2 के साथ गर्म करोगे तो बेटा बन जाएगा SO2। अच्छा, फास्फोरस को वायु की प्रेजेंस में गर्म करोगे तो फास्फोरस को जब वायु की प्रेजेंस में गर्म करोगे बनेगा P2O5 अर्थात फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। अगर पूछेगा सर जी आर्सेनिक का भी अभिक्रिया लिख देते, बेटा आर्सेनिक की अभिक्रिया देखो यहां लिखे देते हैं। आर्सेनिक को अगर वायु की उपस्थिति में गर्म किया तो बन जाएगा बेटा 2H2O3। तो हम इसको बताएंगे सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बदल देते हैं भर्जन प्रक्रिया में, फास्फोरस को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के रूप में बदल के गैस बना के उड़ा देते हैं, और आर्सेनिक को आर्सेनेट में बदल के उड़ा देते हैं। अच्छा, अब इन सारी प्रक्रियाओं के बाद भर्जन प्रक्रिया के बाद आती है कौन सी प्रक्रिया? प्रगलन। अच्छा, ध्यान रखने वाली बात है, आपका अयस्क कौन से अयस्क में चेंज हो गया था? ऑक्साइड में। तो हम ऑक्साइड अयस्क से इस ऑक्सीजन को हटाएंगे, और ऑक्सीजन को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो भैया इसको नोट करते हैं, प्रगलन क्रिया करवाते हैं, और कौन सी भट्ठी में करवाया जाए? वात्या भट्ठी में। जल्दी से इसको नोट करो, हम वात्या भट्ठी भी बनाते हैं और रिएक्शन भी लिखते हैं। फिर दो तो बेटा हम लोगों ने नेक्स्ट हेडिंग डाल रखी है प्रगलन। अच्छा, प्रगलन में मैंने जो लिखा है पहले उसको पढ़ लेते हैं। वैसे प्रगलन में आप करते क्या? दो प्रकार की अशुद्धियों को दूर करते हो या दो काम करते हो। पहला, जो भी ऑक्साइड अयस्क है उसका अपचयन कराते हो। अपचयन होता है तब जब आप अयस्क में कोक मिला देते हो। और दूसरा, अगलनीय अशुद्धि को समाप्त करते हो। कैसे? गालक मिलाकर। तो मैंने यही लिखा है कि निस्तापित व भर्जित अगर कोई भी प्रकार का अयस्क है तो आप उसमें कोक मिलाकर उसका अपचयन कराओगे और उचित गालक मिलाकर उससे अगलनीय अशुद्धि को दूर करते हो। प्रगलन में हम यही तो काम करते हैं। लेकिन प्रगलन के लिए हमें चाहिए भट्ठी, और भट्ठी चाहिए वात्या। कुछ बातें मैं बता रहा हूं, उसको सुन लो। जितनी बातें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी उतना ही तुम्हारे लिए फायदेमंद है। पहला मैं सबसे स्टार्ट करता हूं, भट्ठी का आकार। तो भट्ठी का आकार मैंने पहले ही बताया, भट्ठी का जो व्यास होता है यहां से यहां तक की दूरी 6 से 8 मीटर का होता है। 6 मीटर से 8 मीटर। और भट्ठी की जो लंबाई होती है वो होती है 25 से 60 मीटर। कोई भी भट्ठी हो ये बात हमेशा बता देना है कि भट्ठी अग्निशह ईंटों की बनी होती है। अग्निशह ईंटों का मतलब जानते हो? अग्नि को सहन करने वाली ईंटें। ये किससे बनाई जाती हैं? रेत या बालू से। भाई नॉर्मल ईंटें तो अग्नि को इतने टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकती ना। अगर आप सोचे नॉर्मल ईंटें भाई सहन कर जाएंगी तो 2000 केल्विन का टेम्परेचर है, नॉर्मल ईंटें तो काम ही नहीं करेंगी। तो बालू या रेत से बनाई गई ईंटें जो है काम करती हैं। इस भट्ठी में एक और काम याद रखना है कि अंदर की ओर तो लगी होती है ईंटें और उसके बाहर चढ़ा होता है स्टील की एक पतली परत। तो इसलिए मैंने यहां लिखा है स्टील का क्या चढ़ा है? आवरण। अच्छा, भट्ठी में से क्या होता है कि भट्ठी में से दो और भाग होते हैं। टुईयर। टुईयर का केवल एक, इनको देखने से पढ़ के नाम घबराना मत, खतरनाक थोड़ी है ये। टुईयर का काम केवल है ये भट्ठी के अंदर गर्म हवाओं को भेजते हैं ताकि अयस्क जो है वो और भी तेजी से गर्म हो। क्योंकि गर्म हवाएं टुईयर भेजते हैं इसलिए टुईयर के पास भट्ठी का ताप सबसे ज्यादा रहता है। कहोगे सर जी आपने तो रट रखा है बिल्कुल अच्छे ढंग से।
भट्ठी के टेम्परेचर को बिल्कुल, अगर हमारा जरा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो हमारा वो नंबर कट जाएगा। बेटा हमको भी नहीं याद है इतना पूरा भट्ठी का टेम्परेचर, हम इतना जानते हैं कि भट्ठी का टेम्परेचर जो है वो लगभग 400 केल्विन से 2000 केल्विन के बीच रहता है। तो हमने ऊपर की तरफ 400 केल्विन के आसपास टेम्परेचर दे दिया है और नीचे की ओर 2000 केल्विन दे दिया है। बीच में आप टेम्परेचर को इंक्रीजिंग ऑर्डर पे नीचे की ओर लिखते हुए आ सकते हैं। कितना लिख सकते हो? जितना तुम्हारा इच्छा करे। समझ रहे हो? ये टेम्परेचर देख के घबराना मत कि सर जी ने तो बिल्कुल टेम्परेचर अच्छे तैयार कर रखे हैं। अरे भैया 400 केल्विन से 2000 केल्विन के बीच में टेम्परेचर को सेट कर देना है। ऊपर का टेम्परेचर कम होना चाहिए, उससे नीचे आते हुए टेम्परेचर क्या होने चाहिए? बढ़ने चाहिए। अरे तुम भी अपने हिसाब से लिख लेना जाके। अच्छा एक और इसमें से बात करेंगे कि सर जी ये क्या है कप और कोन व्यवस्था। देखो ध्यान से देखो, ये बेटा ऊपर एक फंसा हुआ है कप जानते हो गिलास जैसा है, ये फंसा हुआ है और उस कप या गिलास की पेंदी पर एक छेद और छेद के नीचे एक लटका दिया गया है शंकु धागे से या घिरनी से बांधकर। हालांकि ये तार से बंधा होता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब सोचो मैं एक बात बताता हूं, जैसे हमें ईंधन भरना है, हमने ईंधन को या अयस्क को यहां भर रखा है और हमने इस धागे को तेजी से टाइट कर दिया, इस धागे को खींचा, तो ये जो शंकु होगा, ये जो कोन, शंकु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कोन। ये शंकु जाएगा और ऊपर इस कप पर क्या हो जाएगा? फंस जाएगा। सोचो अगर ये शंकु जाके कप पर फंस जाएगा तो कप के छिद्र को क्या कर देगा? बंद, और कोई भी पदार्थ अब नीचे गिर नहीं पाएगा भट्ठी में। लेकिन सोचने वाली बात है, अगर भट्ठी के अंदर हमें कोई पदार्थ गिराना पड़ेगा तो पदार्थ तो सारा का सारा आपने यहां भर रखा है, इस पदार्थ को कैसे गिराओगे? इस रस्सी को या उस तार के को आप कैसा कर दोगे? ढीला कर दोगे। तार ढीला होगा तो शंकु कहां जाएगा? नीचे, और शंकु के आते ही कप और शंकु, कप और शंकु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोन। कप और कोन के बीच में हो जाएगा गैप, और गैप के कारण सारा का सारा पदार्थ उन खाली जगहों से कहां जाने लगेगा? नीचे। तो समझ जाते हो इसको कप कोन व्यवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि एक कप है और नीचे से क्या लगाया गया है? कोन। ये पदार्थों को जितनी मात्रा में अंदर आने देना होगा कल उतनी ही मात्रा में अंदर आने देगा। जानते हो पदार्थ को अगर अंदर ना लाना हो तो क्या करना है? उस घिरनी से बंधे तार को टाइट कर देना है। अगर पदार्थ को अंदर लाना है तो इस घिरनी से बंधे तार को कैसा कर देना है? ढीला कर देना है। क्योंकि भट्ठी में ऊपर से लेकर नीचे तक से सभी भागों का ताप अलग अलग है। इसका मतलब भट्ठी के सभी भागों पर अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। यह भी ध्यान रखने वाली बात है भाई। अगर भट्ठी के सारे भागों का टेम्परेचर सेम होता तो सभी भागों पर एक ही अभिक्रिया होती, लेकिन यहां पर 423 केल्विन है, यहां 2000 केल्विन है, तो 423 केल्विन पर अभिक्रिया होने वाली जो है वो दूसरी अभिक्रिया है और 2000 केल्विन टेम्परेचर पे दूसरी अभिक्रिया होगी। धातुमल का टेम्परेचर लगभग 2000 केल्विन होता है और जो धातुमल होता है वो पिघली धातु से हल्का होता है, इसीलिए पिघली धातु नीचे तैरती रहती है और धातुमल कहां तैरता रहता है? ऊपर, जिसे हम ऊपर वाले तार की पाइप की सहायता से निकाल सकते हैं और पिघली हुई धातु को नीचे वाले पाइप की सहायता से निकाल लेते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, धातुमल को बाहर निकालने के बाद ये जो पिघली धातु बनेगी, इसी पिघली धातु को हम नाम देंगे क्या? कच्चा लोहा, या कच्चे लोहे को कहते हैं पिग आयरन। और इसके विषय में तो मैं बता भी चुका हूं ऐसा क्या क्या है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैंने ये बात तो बता दी है कि कोक मिलाना है और उचित क्या मिलाना है? गालक। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कोक और उचित गालक को मिलाकर हम करेंगे क्या। देखो बेटा इसको समझो, कोक जो होगा वो वायु से अभिक्रिया करेगा। और बेटा सोचो, देखो कोक अगर वायु से अभिक्रिया करेगा तो वायु से अभिक्रिया करके बना लेगा कार्बन मोनो ऑक्साइड। अच्छा, कार्बन मोनो ऑक्साइड को याद रखना। अब हम करेंगे कि भैया कैल्शियम कार्बोनेट जो गालक मिलाया था इसने क्या किया? तो भैया कैल्शियम कार्बोनेट का भी इतिहास देख लो थोड़ा सा। अगर इसको गर्म करोगे तो गर्म करने से बेटा CO2 गैस क्या हो जाएगी? अलग, और क्या बनेगा? CaO। अब ध्यान रखो, जो CO2 गैस है ये फिर से कोक से अभिक्रिया करेगा। CO2 गैस कोक से अभिक्रिया करेगा तो बन जाएगा 2 मोल CO। और बेटा इतना बात जब तुम्हें याद हो जाए, तैयार हो जाए, तो इस बात को ध्यान रखना कि हमारी भट्ठी में एक पदार्थ बना है CO। अब बात आएगी CaO क्या करेगा? तो भैया कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये एक प्रकार का है गालक, और तुमको बहुत पहले से याद है कि इस
जो लोहा हमारे पास है उसमें सिलिकॉन नामक अशुद्धि भी है। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये सिलिका की अशुद्धि से अभिक्रिया कर लेगा। तो सिलिका की अशुद्धि कैसी होती है? अगलनीय। और भैया मैं लिखे देता हूं, ये अगलनीय अशुद्धि है। अगर गालक अगलनीय अशुद्धि से अभिक्रिया करता है तो एक पदार्थ बना लेता है CaSiO3। कोई पूछेगा इस पदार्थ को क्या नाम दोगे, तो भैया इस पदार्थ को नाम देंगे धातु मल। तो तुमने इस बात को तो अच्छे ढंग से सबको एक्सप्लेन कर दिया कि CaO का क्या यूज हो जाएगा, लेकिन अभी तक हमने एक पदार्थ का यूज नहीं किया, कार्बन। आखिर इसका क्या है? इसका अब देखो ध्यान से, हमारे पास है लोहे का अयस्क Fe2O3। जब कोक कार्बन मोनोऑक्साइड इस Fe2O3 से अभिक्रिया करेगा, लोहे के अयस्क से अभिक्रिया करेगा, तो बेटा सबसे पहले तो CO बदल जाएगा CO2 में, Fe2O3 को बदल देगा Fe3O4 में। मैं दोबारा से इस बात को रिपीट करूंगा, इसको समझने का भी तैयार कोशिश करो। Fe2O3 जब कार्बन मोनोऑक्साइड से विक्रिया करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड Fe2O3 का अपचयन कर देता है और अपचयन करके इसे बदल देता है Fe3O4 में और बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन कुछ बच्चों ने ऐसा सोच रखा होगा, सर जी अगर Fe2O3 का अपचयन हुआ है तो ऑक्सीजन तो फिर कम हो जाना चाहिए, आपने तो ऑक्सीजन कम करने की वजह से बढ़ा दिए। लेकिन बेटा आप लोग केवल एक अवयव को देख रहे हो। कैसे? आप Fe को भी तो देखो, Fe2 है तो ऑक्सीजन कितना है? 3। तो यहां अनुपात है 2:3 और यहां अनुपात को चेक करोगे तो 3:। बेटा इस रेशियो से इस रेशियो में अगर पदार्थ आता है तो ऑक्सीजन का रेशियो घट रहा है। क्यों घट रहा है? मैं देखो बताता हूं, कुछ गणित का भी दिमाग लगा लेते हैं भैया, मैथ को भी पढ़ लेते हैं। अगर 2 Fe है तो 3 ऑक्सीजन है। अच्छा 2 का 1.5 गुना 3 होता है कि नहीं है? इसका मतलब है 2 का 1.5 गुना आयरन का 1.5 गुना ऑक्सीजन है। यही तो अर्थ हुआ इसका। यहां जाओ, 3 का 1.5 गुना क्या होता है जानते हो? 3 का 1.5 गुना होता है 4.5। क्या ये 4.5 है? 4.5 से कैसा है? कम। मैं क्या सोचता हूं 4.5 से कम है अगर ये, तो इसका मतलब ऑक्सीजन तो 4.5 होना चाहिए कायदे से, लेकिन ये है 4, इसका मतलब ऑक्सीजन अपेक्षाकृत मात्रा में कैसा है? कम। तो इस हिसाब से आप इसको याद रखोगे कि रेशियो पर ध्यान देंगे कि ऑक्सीजन के रेशियो की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। इसलिए पदार्थ का हो रहा है अपचयन। अभिक्रिया यहीं से छोड़कर मत आना, जो यहीं से छोड़कर चले आओ और आधे नंबर लेकर आ जाओ। जो Fe3O4 बना है ये फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अभिक्रिया करेगा और फिर इससे अभिक्रिया हो जाएगा तो बना लेगा 3FeO प्लस CO2 और जो FeO बचा ये फिर एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा और बेटा जब ये ऑक्सीजन फिर इसके साथ निकल जाएगा तो बना लेगा CO2 और लास्ट में प्राप्त होगा शुद्ध लोहा। अब यही लोहा तो आपको पिग आयरन बोलना है, इसी लोहे को तो कच्चा लोहा कहना है। अभिक्रियाएं तैयार है ना पूरी, भूल कर मत आना कोई अभिक्रिया। सबसे पहले Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करके Fe3O4 में चेंज हुआ, फिर Fe3O4 कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करके FeO में चेंज हुआ, फिर FeO कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करके लोहे में चेंज हो गया और इसी लोहे को तो पिग आयरन बोलते हैं या कच्चा लोहा बोलते हैं। अब हम लोग एक बात को पढ़ेंगे कि ये तो कच्चा लोहा हो गया, हम कच्चे लोहे से कौन कौन सा लोहा बना सकते हैं जो दैनिक जीवन में यूज आ सकता है, क्योंकि कच्चा लोहा तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो एक काम करते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं। मेनली किस बात को ध्यान रखेंगे? अभिक्रियाओं को। ये अभिक्रियाएं ही ठीक है। हाँ एक क्वेश्चन जरूर इससे आया करता है कि वात्या भट्ठी में लोहे का अपचयन कराने के लिए कौन से पदार्थ का यूज करते हैं? लोहे का अपचयन कराने के लिए आपने कौन से पदार्थ को यूज किया है? कार्बन मोनो, कोक मत बोल देना, क्या बोलना है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जल्दी से इसको नोट कर लेते हैं और फिर पढ़ते हैं कि आखिर जो कच्चा लोहा है इससे हम किस किस प्रकार के लोहे को बना सकते हैं। अब बेटा देखो पढ़ लेते हैं कि लोहे के प्रमुख रूप।
तो लोहे के प्रमुख रूपों में पहला रूप आता है ढलवां लोहा। पढ़ेंगे कि ढलवां लोहा बनेगा कैसे। आपके पास कच्चा लोहा था, कच्चे लोहे पर आपको क्या मिलाना है, कोक। कोक के साथ क्या मिलाना है, चूना पत्थर को मिलाकर। क्यूपेल का मतलब एक प्रक्रिया पड़ी थी, खरपरीकरण। क्यूपेल का ऐसे बनी हुई भट्ठी होती थी हड्डियों की राख से। उस भट्ठी में क्या करना है, गर्म करने से कौन सा लोहा प्राप्त होगा, ढलवां। समझ गए, आगे चलते हैं। कहता है क्योंकि ढलवां लोहा है, इसे तुरंत ही सांचे में क्या कर लेना चाहिए, ढाल लेना चाहिए। क्योंकि ढलवां लोहा अगर सांचे में नहीं रखोगे तो फिर इसके आकार को परिवर्तित नहीं कर सकते। तो जो भी आपको उपकरण बनाना है, आपको उसे सीधे सांचे में डाल लेना है कि सांचे से उपकरण बनकर तैयार हो जाए। क्योंकि ढलवे लोहे को बाद में पीटोगे तो टूट जाएगा वो। तो ढलवे लोहे का तुरंत सांचे में ढाल लो ताकि जो उपकरण बनना हो उसी समय बन जाए। तो सांचे में डाल लेते। कभी कभी पूछ लेता है ढलवे लोहे के कंपोनेंट का रेशियो बताइए। तो लोहा 93 से कितने % होता है, 94। कार्बन 2 से 4% होता है। और शेष अशुद्धियां जैसे सिलिकॉन, Mn और फास्फोरस बाकी की बची हुई मात्राओं पर होता है। ये जो ढलवा लोहा होता है बहुत कठोर होता है, भंगुर होता है। कठोर और भंगुर का मतलब जानते हो, इसको आप मोड़ नहीं सकते। बिल्कुल कठोर होगा, जब तक रहेगा सीधा, मोड़ने के चक्कर में टूट जाएगा ये सीधे। तो इसको यार विशेष ध्यान रखना भैया, इसको मोड़ नहीं सकते, इसको पीट नहीं सकते, इतना ज्यादा कठोर और भंगुर होता है। लिखा है मोड़ने पर क्या हो जाता है, टूट जाता है। एक नंबर और छूट गया देखो मेरे से ऊपर। कहता है इस पर वेल्डिंग नहीं कर सकते। नॉर्मली अगर प्रोसेस द्वारा अगर देखे जाए तो इस पर वेल्डिंग नहीं की जा सकती है। ढलवा लोहा पर वेल्डिंग अगर हो भी जाती है तो स्ट्रांग नहीं हो पाती है। कहता है सिलाई मशीन, भैया इससे सिलाई मशीन बनती है। देखो सिलाई मशीन ढलवा लोहे से बनती होगी। कोई भी उपकरण इसका कुछ भी हो जाए तो भैया सिलाई मशीन में मोड़ नहीं सकते, टूट जाएगा सीधे। कहता है इंजन, जो गाड़ियों के इंजन के पार्ट होते हैं या बड़े वाले इंजन होते हैं, ट्यूबवेल वगैरह पर चलते रहे हैं, ये इंजन जो है ये ढलवे लोहे से बनाए जाते हैं। और भी बहुत सारे पुर्जे हैं जो बनाए जा सकते हैं। चारा कतरने की मशीन, कटिया मशीन जानते हो, इसका भी जो पहिया बना होता है ये ढलवे लोहे का ही बना होता है। अगर इसको, हाँ इसको कास्ट आयरन भी कहते हैं, तभी लोगों ने इसको जल्दी से कास्ट आयरन बोल रखा है। ध्यान रखना, इसको कास्ट आयरन कहते हैं। और आप जानते हो पिटवाई लोहे को क्या कहते हैं, रॉट आयरन। ये कास्ट आयरन है, ये रॉट आयरन है। आपने जितना भी लोहा यूजफुल देखा है ज्यादातर उनमें से तो पिटवा ही लोहा है। क्योंकि सर जी पिटवे लोहे को कैसे पहचाने, अरे भैया जिस लोहे को मोड़ा जा सकता हो और पीटा जा सकता हो थोड़ी से, उसके आकार को मैं चेंज कर सकते हो, सारा का सारा लोहा कौन सा है, पिटवा लोहा। कहता है भट्ठी से प्राप्त लोहा, जो कच्चा लोहा नहीं प्राप्त हुआ था आपको भट्ठी से, उस लोहे से अशुद्धियों को क्या करना है, निकालना है। इसका मतलब उसको और भी शुद्ध करना है। और जब इसको और भी शुद्ध कर दोगे तो आपको कौन सा लोहा मिलेगा, पिटवा लोहा। अच्छा पिटवा लोहे को कैसा होता है, या लेह के समान कैसा होता है, गाढ़ा। और जैसे ही भट्ठी से बाहर निकाले लेह के समान गाढ़ा हो, इसकी एक गेंद बना लो। और गेंद को हम हथौड़े से क्या करेंगे, पीटेंगे। तो गेंद को हथौड़े से पीटने पर लोहा तो टाइट होता जाएगा, लेकिन अंदर से कुछ लिक्विड निकलेगा। कौन लिक्विड निकलेगा, देखो सोचो। भट्ठी से प्राप्त गेंद जो बना ली है उसको हथौड़े से क्या करते हैं, पीटते हैं। और पीटने से इसके अंदर से भरे हुए क्या निकलता है, धातुमल। तो इसके अंदर से धातुमल द्रव के रूप में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो लोहा शुद्ध हो गया। और इस प्रकार से लोहा अपने पूर्ण भाव में शुद्ध है। इससे ज्यादा आप लोहे को शुद्ध, तो कभी क्वेश्चन आया कि लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है, पिटवा लोहा। लेकिन कहता है लोहे का सबसे शुद्ध रूप, यहां मैंने लिख भी रखा है। कार्बन की मात्रा इसमें मात्र कितनी होती है, 0.5%। कुछ बातें और याद रखने लायक है, जैसे पूछ सकता है कि पिटवा लोहे का यूज क्या है। जितने भी खिड़की, दरवाजे, सलिया वगैरह आपके आती है, ये सारे के सारे जो पदार्थ है पिटवा लोहे के तो बने होते हैं। कील, ये भी पिटवा लोहे के बने होते हैं। पिटवा लोहे का अगर नेचर पूछता है तो पिटवा लोहा मोड़ा भी जा सकता है, पिटवे लोहे पर वेल्डिंग भी किया जा सकता है, और पिटवे लोहे पर जंग लगने का प्रभाव भी तीव्र होता है। सोचो ढलवे लोहे पर आसानी से जंग नहीं लगता है। अगर आपके यहाँ सिलाई मशीन वगैरह होगी तो आप इस बात को पाओगे कि लंबे समय से आपके यहाँ है, लेकिन उस पर आपको बार बार पेंट नहीं करना पड़ रहा है, वो खराब नहीं हो रही है। आपके यहाँ इंजन होगा, उसके पार्ट आसानी से खराब होने वाले नहीं, जल्दी से कभी जंग नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके यहाँ कोई पिटवा लोहे से बना गेट, दरवाजा, खिड़की कुछ भी है
तो भैया आप इसको देखोगे, आप हर इसको वर्ष 2 वर्ष में इसकी पुताई करोगे, कहीं इस पर जंग न लग जाए। लेकिन अच्छाई ये भी है कि पिटवे लोहे पर अगर जंग लगने की खराबी है तो इस पर वेल्डिंग भी आसानी से की जा सकती है। ढलवे लोहे पर आसानी से वेल्डिंग नहीं होती। हालांकि आज के समय में ऐसे ऐसे वेल्डिंग उपलब्ध है जिनसे ढलवे लोहे पर भी वेल्डिंग की जा सकती है, लेकिन ढलवे लोहे पर जो वेल्डिंग है वो उतना स्ट्रॉन्ग प्रभाव नहीं डालती है। तो बेटा ये ढलवा लोहा हो गया, पिटवा लोहा हो गया। एक चीज आपको अपने मन से तैयार रखना है, लोहे के उपयोग। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको कम से कम 2-4 उपयोग तो लोहे के आते ही हों। और मैंने केवल इसलिए नहीं लिखा है लोहे के उपयोग क्योंकि ये इतना नॉर्मल है कि लगभग सभी बच्चे लोहे के तो उपयोग लिख ही सकते हैं क्या होता है। तो आपने लोहे की धातु को भी शुद्ध कर लिया। मात्र एक धातु बचती है जिसको शुद्ध करना पड़ रहा है, जिंक, और इसको शुद्ध करेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास पर।